प्रिय साथियों, नमस्कार। भारतीय विज्ञान संचारक समूह इस मंच पर आज का हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वह है दोलन में ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी, भाग एक, पार्ट वन। तो आज हम जो आपके सामने एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं। हम जो आज प्रस्तुतिकरण करेंगे वो दोलन में ब्रह्मांड के बारे में। दोलन में ब्रह्मांड के बारे में हम बता दें आपको, इसको ऑसिलेटिंग यूनिवर्स कहते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं: साइक्लिक यूनिवर्स, चक्रमय ब्रह्मांड, वाइब्रेटिंग यूनिवर्स, धड़कता ब्रह्मांड, पल्सेटिंग यूनिवर्स। साथियों, वैसे तो हमारा ये ब्रह्मांड, जिसके बारे में ये एक शुरू से ही एक विचार था, जो सबसे पहले हमारे हिंदू माइथोलॉजी में, भारतीय संस्कृति में, हमारे पौराणिक ग्रंथों में और वैदिक ग्रंथों में भी ऐसी चर्चा थी। ये ब्रह्मांड जो है चक्रमय है। ऐसी अवधारणा बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि लोगों ने प्रस्तुत की कि ये ब्रह्मांड सृजन करता है और फिर वापस विनाश होता है। इस प्रकार से सृजन और विनाश बार बार होता है। बार बार इसमें आकाशीय पिंड बनते हैं, नष्ट होते हैं, जीवन की उत्पत्ति होती है और जीवन वापस समाप्त हो जाता है। ब्रह्मांड का ये नेचर, ये प्रकृति, जो हमारे ऋषि मुनि लोग सोचते थे, बहुत बहुत ही पहले की एक बहुत साइंटिफिक सोच थी। उस समय की ये वैज्ञानिक सोच आज के समय में इसका महत्व और बढ़ गया है। साथियों, चक्रमय ब्रह्मांड की ब्रह्मांड बार बार सृष्टि का सृजन करता है, बार बार नष्ट होती है, जीव उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, आकाशीय पिंड बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तारे बनते हैं, ग्रह बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारा ये ब्रह्मांड एक साइक्लिक नेचर का होता है। इसमें पुनरावृत्ति बार बार ऐसी क्यों होती है, ये सोचने की बात है। आपको बता दूं कि चक्रमय ब्रह्मांड की यह अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो प्रस्तुत की गई थी, वह गणितीय रूप में भी उसको एक्सप्लेन किया कि इतने हजार साल बाद, इतने लाख साल बाद ये सृष्टि बनती है, फिर ये सृष्टि पूरी समाप्त हो जाती है। और उन्होंने इसे अपने माइथोलॉजिकल तरीके से एक इसका स्पष्टीकरण दिया। और मैं बता दूं कि ऐसी अवधारणा दुनिया में अ, किसी धर्म में ऐसा चक्रमय ब्रह्मांड की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में ये सबसे पहले चक्रमय ब्रह्मांड की अवधारणा आई थी। और मैं बता दूं आपको कि इसमें ये कहा गया कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं और इतने हजार लाख साल बाद में, करोड़ साल बाद में ये सृष्टि पुनः नष्ट हो जाती है, फिर वापस बनती है, फिर नष्ट हो जाती है। इस तरह से ये सृजन और विनाश का क्रम चलता रहता है। ना तो इसका कोई आदि है, ना कोई अंत है। ये ये क्रम अनवरत तरीके से चलता रहता है। साथियों, इसके बाद में जब विज्ञान में और बातें, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में
ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, जैसे कि ऐसा भी कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और मैं आपको बताऊं कि आज हम जिस तरीके से विज्ञान की प्रोग्रेस को देख के और सापेक्षतावाद का सिद्धांत जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया, हालांकि सापेक्षतावाद के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन से पहले भी चर्चाएं होती थी। ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया, उससे पहले भी रिलेटिव मोशन, रिलेटिविटी के बारे में काफी बातें विज्ञान में थी। तो साथियों, सापेक्षतावाद की जो दो बातें हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जो ग्रेविटेशन इक्वेशन है उसमें कुछ पैरामीटर इस तरह से दिए। तो उस समय जब एडविन हबल ने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही है और ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, फ्रेड होयल ने सबसे पहले बिग बैंग शब्द का उपयोग किया और कहा कि दूसरे खगोल शास्त्रियों और खगोल भौतिकविदों ने भी इसी तरह से सोचा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक जयंत नार्लिकर ने भी इसके बारे में सोचा। तो साथियों, जब सबसे पहले जब ग्रेविटेशन इक्वेशन के माध्यम से इसको गणितीय आधार पर स्पष्ट किया जा रहा था कि ब्रह्मांड किस तरह से फैलता जा रहा है, तो आकाश गंगा एक दूसरे से दूर हट रही है, रेड शिफ्ट हो रहा है। बात यह नहीं है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, यहीं तक नहीं रुकी। जब अलेक्जेंडर फ्राइडमान ने इस पर एक दूसरी बात कही कि ब्रह्मांड फैलता जाएगा, तो फैलते फैलते कितना फैलेगा, कोई लिमिट होगी। वो लिमिट कहां तक पहुंचेगी, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बिंदु से शुरू हुआ, उस बिंदु में ऐसा क्या भरा हुआ था, क्यों उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद में ऐसा क्या था जिसके कारण, कौन सा फोर्स था जो ब्रह्मांड को फैला रहा था। तो जो पैरामीटर उन्होंने बताए और जो इक्वेशन उन्होंने दी, ग्रेविटेशन इक्वेशन, उसमें जो जो वैल्यूज के आधार पर बताया गया कि इस प्रकार से ब्रह्मांड फैल रहा है। और सबसे पहले जब ब्रह्मांड बिंदु से बहुत हाईली डेंस, इनफाइनाइट डेंसिटी का बिंदु, क्यों तो उसमें विस्फोट हुआ, क्यों वो फटा, और उसमें अनंत घनत्व, अनंत द्रव्यमान भरा हुआ, ऐसा क्या संभव है? सोचने की बात है कि इम्पॉसिबल। तो इतना डेंस एक अनंत घनत्व का बिंदु, शून्य शून्य से ब्रह्मांड फैलने लगा। अभी मैं बताऊं, रोजर पेनरोज कहते हैं कि बिग बैंग से पहले भी बहुत कुछ था और बिग बैंग के बाद में भी बहुत कुछ होगा। साथियों, ये बिग बैंग शब्द क्या है? बिग यानी बड़ा, बैंग विस्फोट। ये शब्द एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी वालों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला शब्द है। और जब इस चौंकाने वाले शब्द से क्या है कि ब्रह्मांड फैलने लगा, और सबसे पहले तो
अलेक्जेंडर फ्राइडमान ने कहा कि यूनिवर्स फैलेगा, ये तो निश्चित से फैल रहा है, लेकिन फैलते फैलते एक लिमिट तक ही फैलेगा, उसके बाद में सिकुड़ने लग जाएगा। कुछ खगोल शास्त्रियों ने इसको इस तरह से स्पष्ट किया कि जैसे एक गुब्बारा होता है, जब उसको फुलाते हैं, ऐसे करके फुलाते हैं, तो वो एक्सपेंड होने लगता है। जैसे जैसे उसमें हवा भरते हैं तो आकाश गंगा दूर हट रही है, रेड शिफ्ट हो रहा है। ऐसा स्पेक्ट्रम में जब आया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही, आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हट रही है, और बिंदु से शुरू हुआ ये ब्रह्मांड धीरे धीरे उसमें हल्के कण बने, हल्के से भारी कण बने, फिर परमाणु बना, फिर इस तरह से धीरे धीरे हल्के से भारी तत्व बने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो इस तरह से ब्रह्मांड जैसे जैसे विस्तार होता गया तो गैलेक्सियां बनने लगी, गैलेक्सियों में तारे बनने लगे, तारों में ग्रह बनने लगे, ग्रहों के चारों चंद्रमा बनने लगे। तो इस तरह से ब्रह्मांड का इवोल्यूशन होता गया। यूनिवर्स का इवोल्यूशन इस तरह से हुआ, तो जब ब्रह्मांड फैल रहा तो वो फैलते फैलते इतना फैलेगा, क्या उसका कोई साइज होगा, कितने साइज तक फैलेगा, क्या उसका टेम्परेचर का कोई हिसाब है, कितना टेम्परेचर हो जाएगा, क्या उसकी ग्रेविटी का कोई हिसाब है, क्या कोई कैलकुलेशन है, कोई मैथमेटिक्स है, कितना अरब खरब साल तक ब्रह्मांड फैलता रहेगा, कब तक फैलता रहेगा, कितने करोड़ वर्षों तक, अरबों वर्षों तक, खरबों वर्षों तक फैलेगा। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। 13.8 बिलियन वर्ष पहले ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसका तो समय बता रहे हैं। आगे ब्रह्मांड फैलेगा, उसका अंत हो जाएगा। फैलते फैलते वो इतना फैलेगा कि वो अंत हो जाएगा। लेकिन अलेक्जेंडर फ्राइडमान ने इसको एक कंट्रोलिंग तरीके से, यूनिवर्स एक लिमिट तक ही फैलेगा और फिर वापस यूनिवर्स बिग बैंग से बिग क्रंच होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, और सिकुड़ से वापस शून्य। उन्होंने एक साइकिल की बात कही। तो इस तरह से रिचर्ड टॉलमान एक और खगोल शास्त्री हुए। उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मांड फैलता जाएगा, फैलता फैलता सिकुड़ेगा, फिर बिग क्रंच होगा, फिर वापस बिग बैंग होगा, फिर फिर बिग क्रंच होगा। इस प्रकार से उन्होंने अनंत साइकिल बताए। साथियों, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में लिटरेचर है, किताबें हैं, शोध पत्र भी है। दुनिया के अनेक खगोल शास्त्री ऑसिलेटिंग यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं। हम एक नए और बिल्कुल भिन्न तरीके से एक बात रख रहे हैं कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर किस तरह से सोचना चाहिए, कहां से सोचें, किस तरह से सोचें, हमारा तरीका कितना लॉजिकल है, कितना साइंटिफिक है, कितना मैथमेटिकल है, ये आप मेरे इस प्रस्तुतिकरण से समझ सकते हैं। साथियों, मैं जो बात कह रहा हूं वो तथ्यात्मक आधार पर कह रहा हूं, और आपको एक ऐसी बात कह रहा हूं जो सभी को हजम तो होती है, सभी को समझ में आ रही है, लेकिन इसके सपोर्ट में कितने लोग हैं, इसमें संशय की ऐसा ऐसा सोच करके वो डाउट करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि इसको कैसे सपोर्ट करें, क्यों सपोर्ट करें, किस लिए सपोर्ट करें। मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूं
बेहद ही सरल तरीके से अपनी बात कह रहा हूं, बड़ी आसान तरीके से अपनी बात कह रहा हूं। आपके पास में अगर खगोल विज्ञान की, एस्ट्रोनॉमी की कोई सरल सी पुस्तक है जिसमें गैलेक्सियों के, नेबुलाओं के चित्र हैं, जिसमें ब्लैक होल के चित्र हैं, कई कंप्यूटराइज चित्र होते हैं, कुछ मैथमेटिकल बेस पर बनाए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ओरिजिनल चित्र का कैसे समानता का दावा करते हैं, वीडियो है, आप यूट्यूब पर वीडियो भी देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो आप अनेक नेबुलाओं के चित्र देखते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। और आपने कभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यूट्यूब चैनल को देखिए, नासा के यूट्यूब चैनल को देखिए, उस पे नेबुलाओं के चित्र हैं, उन पे उनके वीडियो भी हैं, उनके और कई स्पाइरल गैलेक्सियां हैं, एनजीसी गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सियां, उनके भी चित्र हैं। तो बहुत सी ऐसे चित्र हैं जिनको देख करके सोचने को विवश करते हैं, वो चित्र, वो वीडियो की कुछ समानताएं होनी चाहिए। ब्रह्मांड में जो आकाशीय पिंड आप देखते हैं, चित्र, उनके वीडियो, कुछ चित्र मैंने कलेक्शन किए हैं और उन चित्रों को कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, क्योंकि ये जो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, दोलन में ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी, पार्ट 1, पार्ट फर्स्ट, भाग 1 को प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, ऐसे चित्रों को शायद आपने ये जो चित्र है, इसमें जो जेट और एक्रीशन है, इसमें जो जेट और एक्रीशन के घुमाव है, स्पाइरल घुमाव है, हेलिकल घुमाव है, आप इनको ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा कि ये जो चित्रों के को देख रहे हैं, तो ये एक्रीशन ऐसी क्यों है? क्या कोई घूर्णन हो रहा है जिसके कारण है? ये जो जेट है, इसमें ऐसे हेलिकल इस प्रकार से ट्विस्टिंग होते हुए, ये क्या कोई रोटेशन के कारण है जो इस प्रकार से सर्पिल तरीके से गैलेक्सियों को होते हुए दिखा है, ब्लैक होल को? और इन चित्रों को भी देखिएगा, फिर इनको देखिए, गामा रे बर्स्ट के ये चित्र है। ये सब चित्र जो है मैंने नासा की वेबसाइट से लिए हैं और दूसरी अनेक वेबसाइट खगोलीय, और ये भी देखिएगा। तो आप देखिए, इसमें एक तारे को निगल रहा है एक ब्लैक होल, ऐसे मरोड़ते हुए उसको खा रहा है, उसको निगल रहा है। ये चित्र ये देखिए आपके सामने। तो इसके पास में ये जो दूसरा वाला चित्र है, ये देखिए। तो साथियों, ये जो चित्र दिखा रहा हूं, उसका पर्पज क्या है, क्यों दिखा रहा हूं मैं? तो मैं ये चित्र इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, इसमें ये जो ये वाला चित्र, ये इस तरह से ये ड्रैगिंग हो रहा है, इस तरह से है, और इस प्रकार से एक एक्रीशन है, वो इस प्रकार स्प्रिंग की तरह। और इसी तरह से ये चित्र भी देखिए, ये चित्र जो है इस प्रकार से ये ओरिजिनल चित्र भी है, जिनमें आप देख करके ये देखिए, मैटर और एनर्जी को ध्यान से देखिए कि इनका मूवमेंट कैसे हो रहा है। तो साथियों, इसके साथ साथ में ये भी देखिए
ये कुछ नेबुलाओं के चित्र बता रहा हूं। ये देखिए आपके सामने, ये नेबुला है और ये भी नेबुला है। तो ये नेबुला है, इनके नाम है। तो बटरफ्लाई नेबुला, और इस प्रकार से क्वाजार, क्वाजार के चित्र भी हैं। और इसके साथ साथ और भी अनेक नेबुला है। तो मैं आपको जो ये बता रहा हूं, इसमें जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न नोट करने लायक है। और ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न क्या इंडिकेट करता है, ये नेबुलाओं के जो चित्र हैं, ये देखिए। तो इन सभी के नाम है और उनका स्पेशल जो इनका इनमें मैटर का मोशन डिवीजन है। इसी प्रकार से ये पल्सेटिंग स्टार है, इनमें जेट है, एक्रीशन। ये भी देखिए आपके सामने, ये गैलेक्सियों के ये चित्र। और इसके बाद में ये स्पाइडर नेबुला का चित्र है। इसके साथ में रेड रेक्टेंगुलर नेबुला का चित्र है, देखिए। ये ये देखिए। और उसके बाद में आप देखिए, ये कुछ डमरू की तरह दिख रही है। ये गैलेक्सियों का देखिए चित्र, ये कैसा है। ये कैट्स आई नेबुला है। तो इनके नाम है बहुत से, जेट नेबुला, आंट नेबुला। ये देखिए, ये जेट नेबुला, आंट नेबुला, साउथर्न क्रैब नेबुला, ये ऐसे कई नाम है। तो आप देखिए कि ये इटा कैरिना नेबुला के चित्र है। देखिए नीचे वाला चित्र, ये वाला, ये इटा कैरिना नेबुला का चित्र है। ये बटरफ्लाई नेबुला का, इस तरह से आप देख सकते हैं। ओवर ग्लास नेबुला, ये नेबुलाओं के चित्र हैं। इस तरह से देखिए हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के, ये इस तरह से दिखाया जाता है। तो साथियों, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी है ना, वो स्पाइरल शेप की है। तो ये पॉपुलर जो चित्र है आप सभी के सामने मैंने रखे हैं। इसमें मैटर और एनर्जी किस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है, जरा नोट कीजिएगा। इस प्रकार से ड्रैगिंग हो रहा है। कुछ कंप्यूटराइज इमेजेस है। और इन चित्रों को बताने का पर्पज मेरा ये है कि वास्तव में इन सभी में मैटर जो है, वो एक स्प्रिंग की तरह कस रहा है। मैटर क्या है, मैटर का विशिष्ट मूवमेंट आप नोट कीजिए। इनमें एक्रीशन है, जेट है। तो वास्तव में इन सभी में मैटर और एनर्जी है, वो कैसे बाउंड हो रही, कैसे बांध रही है इन स्पाइरल गैलेक्सियों में और इलिप्टिकल गैलेक्सियों में, नेबुलों में। तो आपको मैं जो इसमें हैरानी वाली बात बताऊं कि जब कुछ सर्पिल गैलेक्सियों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उनमें साफ और स्पष्ट रूप से मैटर इस प्रकार से कसा जा रहा है, जैसे हम नट बोल्ट को कसते हैं या स्प्रिंग को टाइट करते हैं, या फिर हम मरोड़ते और निचोड़ते हैं गीले कपड़े को, इस तरह से जैसे निचोड़ा जा रहा है। तो साथियों, ब्रह्मांड में ऐसे सिमिलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर विशाल संख्या में है। कोई एक दो नहीं, या 10 20 या 50 या 100 नहीं, बल्कि विशाल संख्या में, ऐसा खगोल शास्त्री कह रहे हैं। इस तरह के पैटर्न वाली अनेक सर्पिल गैलेक्सियां हैं, अनेक नेबुलाएं हैं। और अगर उन सभी नेबुलाओं गैलेक्सियों को आप के चित्रों का कलेक्शन करके विचार करें कि ये पैटर्न कैसे बन गया और क्यों बन गया। साउथर्न क्रैब नेबुला को जब देखते हैं, या ईटा कैरिना नेबुला को देखते हैं, या रेड रेक्टेंगुलर नेबुला को देखते हैं,
मैं आपको कितने नाम बताऊं, शायद ऐसे नाम और भी हैं। सुपरनोवा के भी चित्र हैं, तो आंट नेबुला है, स्पाइडर नेबुला है, ऐसे अनेक अनेक चित्र हैं। तो साथियों, ऐसे चित्रों को मैंने कलेक्शन खूब किया है, और उनमें ऐसा लगता है कि उनका आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट हो रहा है, मरोड़ा जा रहा है। ऐसा सर्पिल गैलेक्सियों में भी है, स्पाइरल गैलेक्सियों में भी है, यानी कि इलिप्टिकल गैलेक्सियों में भी है, और साथ में रेड रेक्टेंगुलर नेबुला, स्पाइडर नेबुला, होरग्लास नेबुला, कैट्स आई नेबुला, आंट नेबुला, साउथर्न क्रैब नेबुला, जेट नेबुला, बटरफ्लाई नेबुला, इटा कैरिना नेबुला। मैं आपको ऐसे अनेक नामों को बता सकता हूं। तो ये एक आपके लिए एक जिज्ञासा का प्रश्न है कि मैटर और एनर्जी इसमें साफ दिख रहा है, ऐसे कस रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। तो मैं पहले पहले इसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या इस ब्रह्मांड में इतने आकाशीय पिंड हैं, क्या उनमें सभी में मैटर और एनर्जी ट्विस्ट टाइट होते हुए बंधे हुए हैं, आपस में बाउंड है, एक दूसरे से मैटर और एनर्जी एकदम कसी हुई है। तो सोचने की बात है साथियों कि आखिर आखिर ये ब्रह्मांड जो है, इसमें ऐसे कितने आकाशीय पिंड हैं जिनमें ऐसा हो रहा है, नेबुलाओं में, गैलेक्सियों में, तारों में, ब्लैक होल में, और इस प्रकार से ग्रहों में, चंद्रमाओं में, क्या सभी में ऐसा हो रहा है? मैटर और एनर्जी को अगर आप उन सभी में देखें तो इस तरह से उनका नेचर ऐसा लगता है कि वास्तव में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग, साइक्लोन और काउंटर साइक्लोन, वार्पिंग, और इस तरह से आप अनेक ऐसे नाम ले सकते हैं, कर्व, वार्पिंग, ट्विस्टिंग, टाइटनिंग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये सब नेबुलाएं, गैलेक्सियां, ब्लैक होल, तारे, तो मैं तारों की बात आई है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारे सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है। स्वाभाविक रूप से सूर्य ही है, और तारे भी हैं, लेकिन हमारे सौर मंडल का मुखिया जो है सूर्य है। और दूसरे सौर मंडल के बाहर दूसरे तारा मंडलों में जो तारे हैं, उनका भी नेचर क्या इस तरह से है, सोचने की बात है। तो मैं आपको इस प्रकार से जो एक विचार की शुरुआत की है मैंने, जो आइडिया मैंने शुरुआत की है, इनोवेटिव आइडिया, कि सभी गैलेक्सियों में, नेबुलों में मैटर एनर्जी ऐसे टाइट हुए हुए हैं, ऐसे टाइट हो रही है, टाइट हो रही है, टाइट हो रही है, मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रहा है। क्या ये सोचने की बात है? और जब बात शुरू होती है हमारे निकटवर्ती, और निकट, पहले तो हम दूर की बात कर रहे थे, अब हम निकट की बात करते हैं, थोड़ा निकट आते हैं। तो निकट आते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? हमारा सूर्य। तो सूर्य है, तो सूर्य के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी हेलियोस्फेरिक करंट शीट और एंटायर सोलर सिस्टम जो है, उसके जो चित्र हैं वो इस तरह के हैं। हेलियोस्फेरिक करंट शीट है, उसका चित्र ऐसे है, और इस तरह से सूर्य के अंदर इस तरह से। तो साथियों, ये चित्र मैंने नहीं बनाए हैं, बहुत पहले से सौर वैज्ञानिक सूर्य का स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने ऐसी बातें कही। साथियों, जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उसका
जैसे एक तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, एक क्या है रिंग दिखाई देती है। तो चंद्रमा एक तो क्या है पूरा ढक देता है सूर्य को, एक होता है कि किनारे किनारे रिंग बन जाती है, एक आंशिक किनारे से सूर्य को चंद्रमा ऐसे ढकता है। तो मैं आपको बताऊं, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, टोटल सोलर इक्लिप्स, तो क्या होता है कि सूर्य के बाहर जो जैसे वो चंद्रमा ढक देता है तो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देखिए। तो साथियों, सोचने की बात यह है कि जब इस प्रकार से जब ढकता है तो सूर्य की चारों ओर जो सूर्य इस ग्रहण के समय ये सौर ज्वालाएं निकलती है, जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इस प्रकार से देखिए, ये चित्र दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें जो सूर्य से अंदर से लपटें निकलती है, सौर ज्वालाएं निकलती है, सोलर प्रोमिनेंस निकलता है, ट्विस्ट होते हुए निकलता है। अब कुछ वैज्ञानिकों के दिमाग में ये भी बात है कि सौर ज्वालाएं जो हाई बहुत एनर्जी की होती है, वो ऐसे सूर्य पर टॉर्नेडो आते हैं, वो ट्विस्टिंग होते हुए। और यही नहीं, एक समय प्रकाश के बारे में ऐसा सोचा जाता था कि न्यूटन ने कणी का सिद्धांत प्रस्तुत किया, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद हाइगन ने वेव थ्योरी प्रस्तुत की। उसके बाद में और आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आई और फोटोन थ्योरी आई। इस सूर्य के अंदर से एनर्जी, रेडिएशन, लाइट कैसे निकलती है, मैटर निकलता है, एनर्जी निकलती है, और उसके अंदर से प्रकाश जो है वेव के रूप में निकलता है। तो वेव के रूप में निकलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है। अब ये सोचा जाने लगा है कि सूर्य के अंदर से प्रकाश जो है वो रस्सी की तरह, जैसे जैसे रस्सी में ऐसे मरोड़े होते हैं, सूर्य में से प्रकाश जो है वो एक रोप की तरह निकलते हैं। तो सोचने की बात है, ट्विस्टिंग। तो सूर्य में से लाइट ऐसे निकलती है, तो सूर्य के अंदर से सौर ज्वालाएं। और तो आप अगर इस चित्र को एकदम गौर करें, सूर्य ग्रहण के टोटल सोलर इक्लिप्स के चित्र को एकदम अच्छी तरह से सोचें, तो इसके ध्रुवों पर क्या हो रहा है और इक्वेटोरियल एरिया पर क्या हो रहा है। साथ ही एक बात और बताऊं कि अभी तक 24 सौर चक्रों का ऑब्जर्वेशन हो चुका है। अभी जो वर्तमान में जो सौर चक्र है वो 25वां सौर चक्र है। तो सौर वैज्ञानिक हर सौर चक्र में कुछ ना कुछ नया पता लगा रहे हैं और लगाते रहे हैं। और अभी जो सौर चक्र में नई बात आई है उसमें यह है कि सूर्य का इक्वेटर से ऊपर नॉर्थर्न पार्ट और इक्वेटर से नीचे, यानी सूर्य का आधा हेमिस्फीयर ऊपर, आधा हेमिस्फीयर नीचे, एकॉटिक वेव जो है वो उल्टी चलती है। तो ऐसा विज्ञान की पत्रिकाओं में आया है, समाचारों में आया है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि सूर्य की क्या क्या पॉइंट है जिनको सोचना चाहिए हमें, कि सूर्य के अंदर से सौर ज्वालाएं ट्विस्टिंग होते हुए निकलती है। ये सौर ज्वालाएं जो है, एक निकली, फिर दो निकली, 11.1 वर्ष का सूर्य का सौर चक्र होता है। और इस सौर 11.1 वर्ष के सौर चक्र में क्या क्या होता है, सूर्य के अंदर क्या क्या हलचल होती है, सूर्य के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, और किस तरह से वो ये साइकिल चलता है और वापस रिपीट होता है, फिर चलता है, फिर रिपीट होता है।
तो सूर्य इसमें क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता है और फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ, यानी सूर्य पीक तक पहुंचता है, क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, फिर वापस सूर्य, हाँ, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम। तो सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी एसडीओ और सोहो और स्टीरियो ऐसे नासा के अभियान है जिनसे सूर्य का स्टडी हो रहा है। भारत का आदित्य L1 मिशन भी इसी श्रृंखला में बहुत कुछ पता कर रहा है। हाल ही में नासा का जो मिशन है सूर्य का स्टडी कर रहा है, तो इसमें भी क्या है कि हम देखें, ध्यान दें, सूर्य के इन सभी चित्रों को आप सोशल मीडिया, यूट्यूब या किताबों में देखते रहे हैं, नासा की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये एसडीओ के चित्र हैं, ये किसी के बनाए हुए नहीं है। ये सोहो एसडीओ स्टीरियो द्वारा, देखिए सौर ज्वालाओं के ये चित्र, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो साथियों, सूर्य के इन चित्रों को जब देखते हैं ध्यान से, तो साफ स्पष्ट लगता है कि सूर्य से ट्विस्ट हो रहा है, सूर्य से मरोड़ा जा रहा, निचोड़ा जा रहा। और इन चित्रों को, इनके वीडियो को बड़े गौर से देखें। 11.1 वर्ष के सौर चक्र में सूर्य के अंदर ट्विस्टिंग और टाइटनिंग कैसे होता है, अगर आप आज के दिन में देखेंगे या एक महीने में देखेंगे तो आपको ट्विस्टिंग नजर नहीं आएगा, लेकिन 11.1 वर्ष के वीडियो को 1 मिनट में चलाएंगे या 10 मिनट में चलाएंगे तो आपको हैरानी होगी कि सूर्य में ये हकीकत में ट्विस्टिंग हो रहा है। यानी अब हम एक बात और कहते हैं कि ये चित्र जो है, ये पीले रंग वाला, जिसमें ये बताया कि सूर्य के अंदर से डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है। ये डिफरेंशियल रोटेशन देखिए, मतलब सूर्य के अलग अलग अक्षांश पर, इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, इक्वेटर से और ऊपर, इक्वेटर से और नीचे, पोल पर, पोलर एरिया में, यानी कि अलग अलग लेटीट्यूड पर सूर्य के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं। सूर्य के अंदर काले धब्बे दिखे जाते हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं ना, तो सोलर फिल्टर का उपयोग करना जरूरी है। तो सोलर फिल्टर आगे लगा करके फिर टेलीस्कोप से देखते हैं कि सूर्य के अंदर क्या दिखाई देता है हमें। अगर डे टाइम एस्ट्रोनॉमी में हम एक टेलीस्कोप, अच्छा टेलीस्कोप हो, उसके आगे सोलर फिल्टर लगा के देखें, तो जैसे जैसे हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो उसमें हमें काले धब्बे दिखाई देते हैं और उनको सन स्पॉट कहते हैं। सन स्पॉट का मतलब होता है सौर कलंक। तो सूर्य के अलग अलग जैसे मंथ में हम देखते रहते हैं कि अगर इस महीने हम सूर्य को देखें, फिर अगले महीने देखें, फिर और अगले महीने देखें, तो सूर्य के अंदर काले धब्बे जो है बदलते बदलते दिखते हैं। जो सौर कलंक इस महीने दिखे वो अगले महीने चेंज हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य का एक हिस्सा अभी दिख रहा है, पीछे वाला हिस्सा सामने आता है तो नए सौर कलंक दिखते हैं। तो सूर्य के अंदर ऐसे सौर धब्बे एक पूरे सौर चक्र के, मतलब जीरो से शुरू करके 11.1 वर्ष के सौर चक्र में आधा सौर चक्र होता है, तब तक मैक्सिमम होते चले जाते हैं और फिर मैक्सिमम के बाद में मिनिमम होने लगते हैं। सौर ज्वालाएं सूर्य के अंदर से प्रचंड वेग से बाहर निकलती है जब मिनिमम से मैक्सिमम, फिर सूर्य ठंडा होने लगता है। यानी सूर्य इस तरह से कसता है, ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, तो उसके अंदर से एनर्जी निकलती है, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। सूर्य की सतह पर ये इस प्रकार के निशान, ये देखिए, ये ग्राफ भी दिखाया है पास वाले चित्र में कि सूर्य के अंदर सन स्पॉट की संख्या बढ़ती जाती है और फिर घटती जाती है।
फिर बढ़ती है। तो ऐसे सोर्स चक्र जो स्टडी किए गए हैं वो करीब 24 सोर्स चक्रों का अध्ययन हो चुका है और वर्तमान में 25वें सोर्स चक्र का स्टडी हो रहा है। मतलब कहने का ये मतलब है कि सौर कलंक की संख्या जो है वो पहले बढ़ती है फिर घटती जाती है। जैसे 11.1 है, उसका आधा कितना हो गया, 5.5 के करीब। तो 5.5 वर्ष तक तो वो संख्या बढ़ती जाती है और फिर संख्या घटती जाती है। तो साथियों और आगे बढ़ते हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एक पूरे सौर चक्र में इस प्रकार से ट्विस्ट होता हुआ रिवर्स हो जाता है। तो ये सिंपली नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला गया या साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया, ऐसा नहीं होता है। हकीकत में ये होता है कि सूर्य जब पूरा ऐसे टाइट हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो जाता है। जैसे अभी 25 सौर चक्र में सौर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड सूर्य का उल्टा हो गया है। अब देखिए कि ऐसा ही चित्र मैंने बनाया है ट्विस्टिंग का कि सूर्य जो है वो इस प्रकार से हाथ दिखा करके और इस प्रकार से ये बेंडिंग बेंडिंग की तरह से दिखाते हुए, तो सूर्य के अंदर से सौर हवाएं और जो पूरे संपूर्ण सोलर वेदर को कंट्रोल करती है। तो वैसे तो क्या है कि सौर वैज्ञानिकों का कहना है कि एक प्लाज्मा बॉडी के हिसाब से सूर्य रोटेट नहीं करता, क्योंकि सूर्य जो है गैसियस पिंड मानते हैं, इसलिए वो क्या है कि घूर्णन नहीं करता और अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से चलता है। अब साथियों सूर्य की जो आकृति है ना वो एक पूरे सौर चक्र में पोल पर दब जाता है और इक्वेटर पर फैल जाता है। यानी कि सूर्य का पोलर रेडियस और इक्वेटोरियल रेडियस कांस्टेंट नहीं रहता है। तो आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि सूर्य एक पूरे सौर चक्र में ऐसे कसता हुआ पूरा कस जाता है फिर वापस लूज होने लगता है। इसके प्रभाव से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो ग्रह है उनका परिक्रमण पथ प्रभावित होता है। यानी कि सूर्य का ट्विस्टिंग और टाइटनिंग सूर्य का इस प्रकार, और ये भी कहा जाता है कि सूर्य धड़क रहा है, सूर्य पल्सेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा सौर वैज्ञानिकों का कहना है। तो साथियों सूर्य में जब ऐसा हो रहा है तो ब्रह्मांड में इतने तारे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी में कितने खरब तारे हैं, उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होना हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो सूर्य में इस प्रकार के जो परिवर्तन है वो संकेत करते हैं कि सूर्य एक्चुअल क्या है कि वास्तव में ऐसे पूरा कस जाता है और फिर वापस लूज हो जाता है। क्योंकि 11.1 वर्ष के सौर चक्र में जो जो सूर्य के अंदर घटनाएं होती है, हलचल होती है, तो उनको जब हम ऐसे देखते हैं तो साथियों अगर ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, क्या वो भी सूर्य के इस तरह से जैसे सूर्य में हो रहा है तो उनमें भी हो रहा है, उन तारों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बहुत ही महत्व की बात यह है कि देखिए कि किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है। अब एक बात और बताऊं आपको कि सूर्य जब ऐसे ट्विस्ट टाइट हो रहा है मेरे विचार के अनुसार और गैलेक्सियां नेबुलाएं भी हो रही है, ब्रह्मांड में इतने ब्लैक होल है वो भी ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं, तो सूर्य हो रहा है, दूसरे तारे हो रहे हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं उनका परिक्रमण पथ भी प्रभावित होगा। वो भी इसी प्रकार से 11.1 वर्ष के सौर चक्र में जब सूर्य में ऐसा हो रहा है तो 11.1 वर्ष का ये सौर चक्र ग्रहों पर क्या प्रभाव डालता है, उनके परिक्रमा पथ पर क्या प्रभाव डालता है, उनके वेदर क्लाइमेट की बात तो वैज्ञानिक सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति जो होती है सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, क्या वास्तव में ये परिक्रमा गति प्रभावित होती है, उनकी स्पीड
घटती बढ़ती है। जैसे सूर्य, जैसे पृथ्वी है, वो 365 दिन में इलिप्टिकल मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करती है, और जुलाई में वो दूर, पृथ्वी दूर हट जाती है, पेरिजी अपोजी जो होता है, और जनवरी में जो है पृथ्वी जो है सूर्य के निकट आ जाती है, और पृथ्वी क्या 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। तो सोचिए कि ये जो हो रहा है, क्या ये किसी ऑसिलेशन के कारण हो रहा है, क्या संपूर्ण सौर मंडल ऑसिलेट कर रहा है, धड़क रहा है? क्या ग्रह जो इलिप्टिकल मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चाहे मरकरी हो, चाहे वीनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, गैस दानव ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हो, प्लूटो हो, और इस तरह से सभी ग्रह जो इलिप्टिकल मार्ग पर सूर्य की जो परिक्रमा कर रहे हैं, वो इलिप्टिकल मार्ग क्यों बना, किस कारण से है? तो अब हम यहीं तक रुक के अब कुछ ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, ये जुपिटर का चित्र है, और इसके अलग अलग अक्षांश पर ये देखिए, इसके पोल पर देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर नोट करें, तो उसमें बड़ी सोचने की बात है कि उल्टे चल रहे हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, उल्टी डायरेक्शन में, उल्टे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में। और जुपिटर के अलग अलग अक्षांश पर एटमोस्फियरिक मोशन जो होता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में चलता है। इसको डिफरेंशियल रोटेशन कहा जाता है। लेकिन ये डिफरेंशियल रोटेशन बना क्यों, कैसे उत्पन्न हो गया? हाँ, गणित के आधार पर यो इसको स्पष्ट किया जाता जाता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, और बताऊं कि जुपिटर के कई मून ऐसे हैं जो प्रोग्रेट ऑर्बिटिंग करते हैं, कुछ रिट्रोगेट ऑर्बिटिंग करते हैं। यानी कि जुपिटर के कुछ मून जो है सीधी डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ उल्टी डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही सैटर्न में भी हो रहा है। देखिए, इसके अलग अलग अक्षांश पर हेक्सागोन को भी देखिए, इसके हेक्सागोनल जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखिए, इसके एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो सैटर्न के अलग अलग अक्षांश को देखते हैं, तो जो डिफरेंशियल रोटेशन के कारण जो बताया जाता है, इनके वीडियो को भी देखिए आप, केवल चित्र नहीं। जुपिटर के अनेक चित्र और वीडियो है, सैटर्न के भी है। अब यूरेनस नेपच्यून के भी देखिए आप। ये देखिए, ये यूरेनस का चित्र है, ये यूरेनस के पोल का। तो इसको स्वर्लिंग मोशन कहते हैं। जैसे जैसे ये नेपच्यून का है, देखिए आप नेपच्यून के चित्रों को देखिए। तो अगर आप ध्यान से इनको नोट करेंगे, तो नेपच्यून के अलग अलग अक्षांश पर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है। नेपच्यून का एक मून ट्रीटन है, वो उल्टी डायरेक्शन में नेपच्यून की परिक्रमा करता है। सैटर्न के भी कुछ मून है, वो उल्टी डायरेक्शन में सैटर्न की परिक्रमा करते हैं, कुछ सीधी डायरेक्शन में। आपको और बताऊं कि ब्रह्मांड में ऐसे कई तारे हैं जिनमें ग्रह जो है उस तारे की उल्टी दिशा में परिक्रमा कर रहे हैं और सीधी डायरेक्शन में परिक्रमा कर रहे हैं। तो रिट्रोगेट और प्रोग्रेट ऑर्बिटिंग, मैं वीनस या यूरेनस की बात नहीं कर रहा हूं कि वीनस अपने एक्सिस पर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये नहीं कर रहा हूं। मैं रिवॉल्विंग की बात कर रहा हूं। और कुछ तारों के ग्रह जो है वो रिवॉल्विंग करते हैं, परिक्रमा करते हैं उल्टी डायरेक्शन में, कुछ सीधी डायरेक्शन में। कुछ ग्रहों के चंद्रमा जो है उसकी परिक्रमा करते हैं सीधी डायरेक्शन में, कुछ उल्टी डायरेक्शन में। कुछ ग्रह जो है वक्र गति अपने सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो वक्री हो जाते हैं। तो वक्री क्यों होते हैं, क्या हकीकत में होते हैं या केवल आभास है, या पृथ्वी के सापेक्ष उनकी गति कुछ बदलती है, उसके कारण है? साथियों, और बताऊं आपको कि ये इस तरह से मैंने जो चित्र बताए, एक है स्वर्लिंग नेपच्यून का वीडियो, जो एरिजोना यूनिवर्सिटी के
कुछ शोधकर्ताओं ने बनाया है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे स्वर्लिंग नेपच्यून, तो उसका वीडियो है। ऐसे स्वर्लिंग मोशन सैटर्न में, यूरेनस में, नेपच्यून में और इसी तरह से जुपिटर में होता है। तो इनके एटमॉस्फेयर मोशन जो ऐसी क्यों है, तो ये एक ट्विस्टिंग का प्रभाव है, ऐसा मेरा कहना है। तो यहां तक आने के बाद में हम आगे इस बात को दूसरे गैर दानव ग्रहों, ब्रह्मांड में अनेक गैर दानव ग्रह है, अनेक तारे हैं, सूर्य और तारे हैं, गैलेक्सियां, नेबुला है, इनकी हमने बात, हम ये कहते हैं इन सभी में क्या है, मैटर एनर्जी का मंथन हो रहा है, चर्निंग हो रहा है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग हो रहा है। तो साथियों, हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, अगर एंटायर सोलर सिस्टम की बात करें, इसके चारों ओर एक बबल है। बबल मतलब एक पूरा आवरण है, हॉट क्लाउड। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, केवल मात्र केवल ग्रह ग्रह ही नहीं, अब ये हॉट क्लाउड किस मैटर का बना हुआ है, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जिस बबल का बना हुआ है, वो उसका मैटर कौन सा है, वो एनर्जी मैटर क्या है, ये एक सोचने की बात है। तो मैं आपको बताऊं, ऐसा ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं। अनेक तारों का मतलब है लाखों, करोड़ों, खरबों, अरबों, खूब तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में भी अनगिनत तारे हैं। तो ऐसे ग्रह है। तो सोचने की बात है, ये सब ग्रह और तारे, सूर्य और तारे, नेबुलाए, गैलेक्सियां सब ट्विस्ट टाइट हो रही है, कसी जा रही है, स्प्रिंग की तरह कसती है, ट्विस्ट हो रही है, कसी जा रही है और लूज होती है, इस प्रकार से बार बार। तो साइक्लिक नेचर है इनका, पल्सेटिंग नेचर है, पल्सेटिंग स्टार, इनकी खोज, क्योंकि इनके अंदर से जो संकेत आते हैं, जो रेडिएशन के जो सिग्नल आते हैं, तो सोचिए साथियों, इस तरह से आपके सामने जो मैंने बात रखी है तारों के, ग्रहों के बारे में, मैं एक नवाचार आपके सामने, दोलन में ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी इस पार्ट 1 में रख रहा हूं। अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट बात रखूंगा, वो रॉकी ग्रहों के बारे में रखूंगा। रॉकी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, मार्स, आर्थ, प्लूटो। और गैर दानव ग्रह कौन कौन से हैं? गैस जीएन जिनको कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यूरेनस और नेपच्यून को क्या आइस जीएन भी कहते हैं, तो दूसरा नाम है ये। इस तरह से आपको अब मैं जो चर्चा करना चाहूंगा, तो इसके बाद में मैं अपनी पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी में ऐसा क्या है जो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के बारे में हमें बताता है, संकेत करता है। तो साथियों, ये जो बातें मैंने आपके सामने पार्ट 1 में रखी है, हम नेक्स्ट बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको कह दूं कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करने से पहले हमें समानताओं को ढूंढना होगा। हमारे आसपास, हमारे पृथ्वी सिस्टम में, हमारे सोलर सिस्टम में, नेबुलों में, गैलेक्सियों में, सभी में। तो मेरा ये विचार है कि ये ब्रह्मांड एक फॉर्मूले से ऑपरेट होता है, एक थ्योरी से ऑपरेट होता है। ये ब्रह्मांड जो वर्क करता है, हाउ दिस यूनिवर्स वर्क, तो वो उसका नेचर क्या है? वो एक नेचर जो सारे यूनिवर्स में व्याप्त है, सारे यूनिवर्स में सभी आकाशीय पिंड उसको फॉलो करते हैं, उसको उसी के अनुसार चलते हैं। तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पृथ्वी सिस्टम के बारे में, इसके बारे में हम कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी सिस्टम के बारे में भी अभी हाल ही में एक शोध पत्र निकला है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन करती है। जैसे सूर्य 11.1 वर्ष में साइक्लिक नेचर होता है, तो 6 वर्ष का ये कैसे ये
बात आई है, हम उस पर आगे विचार करेंगे, आपके सामने रखेंगे। तो आज का जो प्रस्तुतिकरण है, आपको निवेदन करता हूँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपनी बात कहें। और हम पार्ट 2 डॉलर में ब्रह्मांड की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी पार्ट 2 प्रस्तुत करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि हमारा ये पृथ्वी सिस्टम जो है, इसमें क्या क्या बातें ऐसी है जो दूसरे तारों में भी है, ग्रहों में भी है, दूसरे आकाशीय पिंडों में भी है, नेबुला गैलेक्सियों में भी है। तो आज का प्रस्तुतिकरण कैसा लगा, अपनी बात लिखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो भारतीय विज्ञान संचालक समूह के इस मंच पर आज के प्रस्तुतिकरण का समापन मैं यहीं पर करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग इसको बड़े रुचि से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने साथियों से चर्चा करेंगे, अपने मित्रों से चर्चा करेंगे। मैं देश भर के वैज्ञानिकों और विज्ञान संचालक सभी से निवेदन करता हूं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच चर्चा की जाए। क्या जो बातें मैंने कही है, क्या विचारणीय है। आज का नवाचार यही समापन करता हूं। तो आप सभी का धन्यवाद।